डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं मुस्तहकम पाकिस्तान की, तो सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुस्तहकम कैसे मुमकिन है? हो जाएगा, मुस्तहकम तो है, लेकिन ये कि सियासी अब देखें कि इस्तेहकाम किस तरह से आता है। और ये आने वाले दिनों में कुछ मेरे ख्याल से कुछ पकड़ धकड़ की आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ तरह से, गिरफ्तारियों की, ये जनरल फैज़ के जो कोर्ट मार्शल का फैसला हुआ उसके बाद, तो और देखें कौन दरमियान में आता है इसमें। लेकिन चाइना की तरफ से आज एक जो है वो उनकी ग्लोबल टाइम्स ने एक पूरा एक आर्टिकल छापा है पाकिस्तान से रिलेटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये कहते हैं कि जी जो एक सूखी किनारी के नाम से प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वो बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे, और वो कहते हैं कि जो ओवरसीज चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो ये है। और ये जो है इसने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, इन्होंने कहा डिस्पाइट वेस्टर्न मीडिया समेत जितना मर्जी जो दरमियान में जो मगरबी मीडिया में शोर शराबा, ये जो पिट स्यापा पड़ा रहा है कि जी पाकिस्तान का सी पैक ऊपर नीचे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मंडे से इसने काम शुरू कर दिया। इसकी वर्डिंग देखिए, वर्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। द फर्स्ट यूनिट ऑफ चाइनीज बिल्ड सूखे किनारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वॉज कनेक्टेड टू द पावर ग्रिड ऑन मंडे। ठीक है, ये उनकी न्यूज़ एजेंसी ने की। लेकिन उसके बाद वो बात कहते हैं कि फर्स्ट अंडर द सी पैक फ्रेमवर्क। अच्छा, और ये क्रिटिकल स्टेप है टुवर्ड्स कमर्शियल ऑपरेशन, फुल कमर्शियल ऑपरेशन। लेकिन अगला आगे देखें आप, द लॉन्च ऑफ लैंडमार्क प्रोजेक्ट विच इज द लार्जेस्ट ओवरसीज ग्रीन फील्ड हाइड्रो पावर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बाय अ चाइनीज एंटरप्राइज विल फर्दर एलिविएट ये पाकिस्तान की जो एनर्जी शॉर्टेजेस और ये सारा। और फिर उसके बाद जो थर्ड इसका पैरा है उसमें कहते हैं कि प्रोजेक्ट कम्स एज सम वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैव इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू बैड माउथ चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन, सी पैक इन पर्टिकुलर। इनके खिलाफ जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और जो बेल्ट एंड रोड के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, वो ये सबूत है कि ये जो है ये पावर प्रोजेक्ट इसने काम शुरू कर दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए पाक चाइना। अच्छा, मैं दूसरी जो बात आपसे कह रहा था ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी विजिट कर रहे हैं यूक्रेन का। यूक्रेन के साथ बड़े बैलेंस उन्होंने ताल्लुकात रखे हैं। 21 तारीख से वो जा रहे हैं 23 तारीख तक पोलैंड और यूक्रेन, और बड़ा अच्छा है बैलेंस। टाइमिंग्स ख़राब है, टाइमिंग इसलिए ख़राब है कि एक तो शदीद जंग हो रही है इस वक्त यूक्रेन की और मॉस्को की। 80% जो इंडिया के पास असला है वो सोवियत है, ठीक है, और कई बिलियन मेरे ख्याल से 2 पॉइंट कुछ बिलियन से 45 बिलियन तक इनकी ऑयल की जो है वो ऑयल आया है रशिया से। अब टाइमिंग्स गलत है, ये बैलेंसिंग का ये वक्त नहीं है। मतलब वहाँ नेटो की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मॉस्को में थे। अब ये जो घमसान की लड़ाई हो रही है इस वक्त, ठीक है ना, कर्स्क के इलाके में और बाकी इलाकों में, और आज चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, बड़ा कम होता है इस तरह। चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी फॉरेन इंटेलिजेंसी, उन्होंने एक एलामिया जारी की है, कभी नहीं करते, एलामिया जारी की, सोर्सेज से बात एलामिया जारी की है, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को हटाने जा रहा है, थ्रो अंडर द बस। वो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को हटाने जा रहा है, और ज़ेलेंस्की की जगह जो है अमेरिका, इसके ऊपर खामोशी छाई हुई है, बाहर का वेस्टर्न मीडिया खामोश है। ये मैं 26 स्लाइड दिखा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो फॉरेन जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको लाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि ताकि निगोशिएशंस बढ़ें, क्योंकि निगोशिएशंस नहीं बढ़ रही। ज़ेलेंस्की ने एक पोजीशन बिल्कुल आगे पीछे दाएं बाएं, तो उसको हटा के तो एक दूसरे साहब को लाया जा रहा है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रशिया की, उसने एलामिया जारी की है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोर्सेज नहीं, ये उन्होंने कहा है कि ये हो रहा है, और ये उसके नतीजे में फिर जो है वो बातचीत आगे बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन लड़ाई हो रही है, अब ये सही है गलत है ज़ेलेंस्की, लेकिन इस वक्त भरपूर लड़ाई हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाकर। जो दूसरी बात है, देखें, ये कुछ किस्मत की बात भी होती है। मेरा ख्याल है कि शायद इनको नहीं अंदाज़ा होगा कि म्यांमार में तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये जो मेकोंग वाला है ना, जो मैंने आपसे बताया कि ये अच्छा, ये जो ब्रिज है, ये जो ट्राई लिटरल जो ट्रेन का प्रोजेक्ट था, ये स्टार्ट होता था मणिपुर से, ये इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। अच्छा, ये शुरू कहाँ से होता था? मणिपुर से। मणिपुर से फिर इसकी कनेक्टिविटी थी इसकी म्यांमार, और फिर म्यांमार से ही जाता था आगे
जो है ये नहीं, ये नहीं, ये ब्रिज नहीं, दूसरा जो मणिपुर वाला है, ये तो वो जो लैंड ब्रिज है थाईलैंड का, ये तो एक प्रपोजल था उनका। वो जो स्टार्ट हुआ है ना मणिपुर से, ये मणिपुर से स्टार्ट होके और उसके बाद जो है ये इंडिया म्यांमार थाई में। अच्छा, ये 1360, अब इसको जो आगाज़ है वो हो रहा है मणिपुर। ये मोरे जो है ये है मणिपुर के अंदर। ये मणिपुर से इसने आना था थाईलैंड, और थाईलैंड से इसने जाना था नीचे सॉरी म्यांमार, मणिपुर से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड। लेकिन ये हुआ कि म्यांमार के अंदर पहले स्टार्ट हुआ तो ये वहाँ पे फौजी हो गया, हुकूमत आ गई, वो गड़बड़ हो गया। फिर थाईलैंड के अंदर जो थाईलैंड तो बिल्कुल अब वहाँ जो सेटअप है पॉलिटिकल टर्मोइल, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया, और फिर बांग्लादेश में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। लेकिन ये मीकोंग रिवर जो है ना, ये मीकोंग रिवर, द माइटी मीकोंग जिसको मैं यानी सभी कहते हैं, हम भी उसको माइटी मीकोंग, ये अब देखें तिब्बत से शुरू होता है, तिब्बत से शुरू होता है, उसके बाद ये चाइना एंटर होता है, चाइना के साउथ वेस्ट चाइना, फिर उसके बाद ये थाईलैंड, फिर उसके बाद ये लाओस, फिर उसके बाद ये कंबोडिया, फिर उसके बाद वियतनाम, फिर उसके बाद ये समुद्र में गिरता है। अब देखिए माइटी मीकोंग रिवर। अब ये माइटी मीकोंग रिवर की अहमियत थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जब एक जगह से गुजरता है जहाँ पे ये थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर्स को टच करता है, तो ये वो जगह है जहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, जो कहता हूँ ना अफ्यून, ये यहाँ पे ड्रग्स और ये सारे वो वहाँ, यहाँ साथ ही फिर आप देखें तो ये जो है ये पूरा इलाका, ये बहुत इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब थाईलैंड की हुकूमत गिर गई, थाईलैंड की हुकूमत गिरी तो उसके साथ ही फिर ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ फिर बांग्लादेश है, फिर ये उसे तो ये गोल्डन। तो अब ये अगर आप इसमें देखें इस मैप में, तो ये एक मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी खबर है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तो गलती नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट बहुत थी इसमें, और उनका ये कहना था कि इस पे 80% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस पे। अब 80% काम अगर कंप्लीट हो गया था तो यकीनन इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, कोई क्रॉस किस्म की गड़बड़ जो है ना वो हो रही है मुख्तलिफ साइड्स पे। उसकी क्या वजह, मैं 30 सेकंड स्लाइड कोट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि उसका रेफरेंस रहे। अच्छा, एक तो ये है ना कि ये तो सॉरी जो 30 सेकंड स्लाइड है ये तो है 86% ऑफ द इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट ये रशिया से ले रहे हैं। तो अब ये यूक्रेन जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मतलब उसको कैसे लेता है, जाहिर है कि उसको कैसे वो वहाँ पे उसको लेते हैं, रशिया उसको कैसे लेता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि इसका 86% काम इसका कंप्लीट हो चुका था, 86%। और ये जो है ये उनके मीडिया ने ही कोट किया था कि 86% इसका इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हाईवे है बहरहाल अब ये रुकी, उधर से वो यूक्रेन के अंदर कह रहे हैं कि जी इधर से हसीना वाजिद के नाम जो है वो उसमें जंगी जराइम की अदालत में डालने का बात हो रही है। उधर जो है वो 2 वज़राए आज़म यानी थाईलैंड एक ही रीजन तो दूर, लेकिन अगर आप कहें कि ईस्ट एशिया ही कहें तो जापान के प्राइम मिनिस्टर खुद, यानी ये बहुत बड़ी बात है, खुद उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन कर, और साथ ही जो थाईलैंड की हुकूमत गिर गई। और आज की रात और कल का दिन, और अगर कल परसों तक कोई अच्छी खबर आए कतर से, क्योंकि देखें सारे लोग मौजूद हैं, अमेरिकन मौजूद हैं, अच्छा ब्रेट मैकर्क भी पहुंच गए हुए हैं, वो भी काहिरा कतर वो भी पहुंचे हुए हैं, वो जो नुमाइंदा खसूसी वाइट हाउस वो भी निगोशिएशंस में हिस्सा ले रहे हैं, इजिप्ट है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान उसी ब्लॉक का हिस्सा है यकीन। और कल रात को मैंने सुना उसमें जो स्पीच थी आर्मी चीफ की भी और सबकी के इसमें, अच्छा पाकिस्तान ने बड़ा एक खुल के स्टांस लिया हुआ है, यानी पाकिस्तान एक बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है ना, SCO में भी है पाकिस्तान, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रिक्स में भी जाएगा। और पाकिस्तान जो है उसने इसराइल और इसके हवाले से खुल के पोजीशन ली, और जिसमें पूरी दुनिया साथ है। अब इशू ये है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, लेकिन यह है कि नाम जो है वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके ये नाम शुरू कर दिया लेना सब ने। अब इसमें यह है कि तुर्क पार्लियामेंट से कल खिताब है उनका, और कल ही वहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और अमेरिका जहाँ तक चला गया है, देखें ना किसी नुक्ता इन्होंने हदफ रख ली है, और आप मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने डिटेल्स दी हैं ना हिजबुल्लाह ने, कि बिल्कुल उन्होंने कहा ये टारगेट है हमारा टारगेट है कि हम ये इसराइल के पेंटागन को हिट करेंगे तल अवीव में। इशू ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश करनी चाहिए पूरी दुनिया को, फ्रांस
जो है इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन, इनके सारे एम्बेसडर्स ने जो कि तल अवीव में हैं या जो इन्होंने और हाईएस्ट लेवल पे कि जी सीज़ फायर एग्रीमेंट होना चाहिए, अमेरिका भी। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम कि सीज़ फायर एग्रीमेंट हो, ये जारियत बंद हो, और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उस पर मतलब वो नॉन बाइंडिंग फलाना को छोड़ें आप उसको, ये कत्ल आम ख़त्म होना चाहिए। तो अब ये एक आग के शोले हैं जिनके ऊपर या तो मेरे ख्याल से दुनिया पानी डाल देगी, और अगर पानी नहीं डाला गया अगले 24-48 घंटों में, परसों तक, तो ईरान जो है, ईरान और हिजबुल्लाह, देखा ना अमेरिकन भी कुछ देख रहे हैं ना कि वो मॉस ह्यूस्टन बेरूत में बैठे हैं, मतलब उन्होंने भी, मतलब हिजबुल्लाह भी रुक के बैठी हुई है कि भाई किसी तरह ये माहिदा हो जाए। देखिए ना उनके कितने लोग शहीद हुए दरमियान में, इधर ये ईरान, इधर फ़लस्तीनी 40,000 हो गए। तो इशू ये है सारा, और मॉस्को से वो कर रहे हैं, ये महमूद अब्बास को मॉस्को, और मॉस्को काफ़ी अरसे के बाद हो गए हैं। तो बात ये सारी कि अब देखना ही है। अच्छा, पोलैंड जा रहे हैं 40 साल के बाद, ये वार्सा पैक्ट के 40 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। टाइमिंग्स मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऐसी हैं, उससे पहले या तो डी एस्केलेशन हो जाए यूक्रेन और रशिया की, तो वो अच्छा है, लेकिन इस वक्त बहुत शदीद लड़ाई हो रही है। तो ये उसी तरह से होगा कि पोलैंड जाएंगे, फिर ट्रेन में बैठ के, जैसे सारे लोग आपको पता है ना, पोलैंड से बाय ट्रेन जो वेस्टर्न जो लीडर्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि क्या प्रेशर आया इन पे। इस वक्त अवॉइड भी कर सकते थे यूक्रेन का विजिट पोलैंड के थ्रू, वही ट्रेन में बैठ के रात का, लेकिन ये है कि बहरहाल उनका डिसीजन है। वो देखें कि वो मेरे ख्याल से बैलेंस करना शायद इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और यकीन वहीं से कॉल आई होगी किसी वेस्टर्न कैपिटल से कि आप भाई मॉस्को गए थे, अब आप यूक्रेन भी हाजिरी दें। यूक्रेन जाना पड़ा या मॉस्को ही ना जाते तो बिल्कुल ही वो अजीब सा हो गया। लेकिन यह है कि भारत बड़ी तेज़ी के साथ जियो पोलिटिकल हालात जो हैं वो दुनिया के बदल रहे हैं, और बस इसके साथ ही मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। आज एक बार फिर हम यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।